हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलेंट हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम आपका बहुपद पॉलिनोमियल्स कंप्लीट कर चुके थे और कल की क्लास में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किए थे। तो आज हम उसी को जानते हुए क्लास जो चैप्टर होगा आपका उसमें एंट्री करेंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूं कि आखिर होता क्या है। अभी तक हम पिछली क्लास में जब बहुपद पढ़ रहे थे तो उसमें हम शून्यांक और शून्यांक जब दिए हों तो समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं और त्रिघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं कल की क्लास में देख चुके हैं और चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और उनके क्या कॉन्सेप्ट्स बनते हैं वो हम सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम आपको फिर से रिमाइंड कराए देते हैं। कल की क्लास में हमने बताया था दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो दो चर होना चाहिए कि अज्ञात राशि जो हो उसमें दो हमारी अज्ञात राशियां हों, वो भी चर। अगर हम x मान रहे हैं तो दूसरा चर हम y भी मान सकते हैं। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, और समीकरण है तो जीरो कर देंगे इक्वल में, और बहुपद अगर होगा तो ax प्लस बी वाई प्लस सी ही रखेंगे। जो क्वेश्चन हमारा जो बन रहा है तो समीकरण पर डिपेंड है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा चैप्टर है वो कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब पेयर, जोड़ा के रूप में। तो ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर हैं x और y, यहाँ पे चर राशियाँ हैं। अब अगर हम माने, यहाँ पे एक नोट लिख लें। नोट है हमारा, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब पेयर, जोड़ा, युग्म निम्न हो, निम्न का मतलब निम्नांकित या निम्नवत। जैसे मान लिया जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक ये हम मान लिए। और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये इक्वेशन सेकंड मान ली। तो प्यारे बच्चों, अब इस पे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, जो चैप्टर में आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम यहीं पे जान लेते हैं कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हों, चर का मतलब हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि यहाँ x और y दो चर राशियाँ हैं, और रैखिक का मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का घात नहीं होगी। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और दो चर वाले अगर हम युग्म के रूप में अगर माने तो इसमें क्या होगा, a1 b1 c1, इसमें a2 b2 c2। अब इसकी कंडीशंस क्या बनती हैं वो हम देख लेते हैं। आपको नोट्स में नीचे ही लिखते जाना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन या शर्त क्या बनेगी पहली। यहाँ पे तो पहली शर्त हमारी ये बन जाएगी, यदि दिए गए समीकरण युग्म के अनंत हल हों, अर्थात रेखाएं समपाती हों, तो उसके लिए कंडीशंस क्या बनेगी। दिए गए समीकरण युग्म में जो दिया गया है या हमने मान लिया है, इसके अगर अनंत हल हों अर्थात रेखाएं संपाती, संपाती का मतलब क्या होता है
कि आच्छादित होनी चाहिए रेखाएं, ठीक है, या एक से ही बिंदु से गुजरने वाली होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या बनेगा, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये हमारी पहली कंडीशन बन जाएगी। जब भी हमको कहा जाएगा कि अनंत हल है, कोई भी समीकरण दो रैखिक में दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि प्रश्न में कि समीकरण जो हैं आपके ये रैखिक युग्म ये अनंत हल होंगे और किसी भी एक अज्ञात राशि का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप कंडीशन ये याद रखेंगे, गुणांक A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अनंत हल के लिए। और इसके बाद हम ज्ञात कर लेते हैं, दो कंडीशन और बचती हैं, एक अद्वितीय और एक कोई हल नहीं है के लिए। तो चलिए इसके लिए भी हम देख लेते हैं। शर्त जो सेकंड है, यदि दिए गए समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हों, अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूँ। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, दो रेखाएं आपस में काटें। जैसे कोई रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो इस बिंदु पर ये दोनों बाइसेक्ट प्रतिच्छेद कर रही हैं। और संपाती का मतलब क्या था कि कोई एक रेखा है तो इसी पे कोई दूसरी रेखा आ जाए, इसी के ऊपर आच्छादित हो जाए या यहाँ से आगे बढ़ती चली जाए। संपातिक मतलब एक ही बिंदु से जाने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमको दिया जाएगा कि अद्वितीय हल हो तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अगर अद्वितीय हल कहेगा, क्योंकि क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, एक तरीका ये है कि दो रैखिक समीकरण युग्म दे दिए गए और आपसे पूछा जाए कि अद्वितीय हल है तो किसी एक अज्ञात राशि का मान पूछा जाए, अथवा पूछ लेगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों तो उसके लिए क्या कंडीशन, क्या शर्त बन सकती है। तो प्यारे बच्चों आओ देखते हैं कि जब भी अद्वितीय हल रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी उस कंडीशन में, तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या बन सकती है, तो उसको हम जानेंगे। क्या हो जाएगा उस कंडीशन पे, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये हमारा हो जाएगा जब भी अद्वितीय हल के लिए बोला जाएगा, ठीक है। और इसकी लास्ट कंडीशन को हम जान लेते हैं कि उस कंडीशन में क्या हो सकता है। इसको ये तरीका हो ही गया है, अथवा करके आप इसको ये भी लिख सकते हैं, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, इस रूप में, ठीक है। और जो थर्ड कंडीशन है उसको हम जानेंगे और इसके बाद हम चैप्टर देखते हैं। कंडीशन थर्ड यानी शर्त तीसरी इसके लिए क्या हो जाएगी, यदि दिए गए समीकरण युग्म कैसे हैं, रैखिक, ठीक है। यदि दिए गए समीकरण युग्म का या के कोई हल ना हो, अर्थात असंगत मान होना चाहिए। कह रहा है कि हाँ, थर्ड कंडीशन यही है, जब समीकरण का कोई हल ना हो तो वो क्या हो जाएगा, असंगत समीकरण, अर्थात असंगत समीकरण हो तो उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी
A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना, इसी पे डिपेंड है आपका चैप्टर 3A। ठीक है, तो दो चर तो हम देख लिए, x और y दो चर हैं हमारे, a b c हमारे लिए कोई भी अज्ञात राशि हो सकती है। रैखिक का मतलब यहाँ किसी प्रकार से कोई भी घात 2 3 4 5 ना हो, सिंगल घात ही होनी चाहिए। और जब पेयर युग्म के रूप में कहा जाएगा तो दो चर रैखिक समीकरण इस रूप में होंगे। अगर अनंत मान है उसके तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती एक ही बिंदु पे यानी आच्छादित हो जाएंगी। तो उसके लिए फार्मूला क्या है हमारा, या शर्त क्या बनती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और जो दूसरी कंडीशन है कि अगर अद्वितीय हल हो तो रेखाएं उस कंडीशन में क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो वहाँ पे कंडीशन क्या होगी, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन जो है कि जब भी इनके कोई भी हल ना हो तो असंगत समीकरण प्राप्त होता है। उसके लिए हमारा जो कंडीशन बनती है A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, और फिर मैं वही रिपीट करूंगा कि चैप्टर से पूर्व आपके एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप भली भांति देखा करिए। और कोई भी अगर आपको एग्जाम्पल्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका हल हमसे नेक्स्ट क्लास में करवा सकते हैं, सल्यूशन उसका। तो आप इनको अच्छे तरीके से देखेंगे। और हम चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं और 3A चैप्टर है, और इसका पहला सवाल देखते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। हम आपको बोल के बता रहे हैं कि इसमें किस रूप में भाषा लिखी हुई है। कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना। क्यों मानेंगे, क्योंकि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, तो हमको कोई भी वहाँ पे अज्ञात राशि चर व्यंजक के रूप में माननी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, आफताब है और उसकी पुत्री, यानी दो लोगों की चर्चा की जा रही है। और दो लोगों की चर्चा में हम क्या पढ़ने वाले हैं, दो चर, और इसी में रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा। क्योंकि रैखिक इसलिए कोई घात उस पर नहीं होनी चाहिए, 2 3 4 सिंगल घात तो रहती ही है। तो हमने मान लिया, माना आफताब की आयु x है। ठीक है, और आफताब की पुत्री की आयु, इसको हम y मान लें। अब प्रश्न में जो दिया है हम उसको लिखेंगे नहीं, उसको हम सल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी था और यहाँ से हमने सल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। अब ये तो हमने मान लिया क्योंकि दो लोगों की बात चल रही है, तो एक की आयु मान ली, दूसरे की आयु मान ली। और अब प्रश्न में कह क्या रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व है तो 7 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, और जब पीछे जाएंगे तो हम उसको घटाएंगे। अगर कहता 7 वर्ष बाद, तो बाद के लिए उसमें हम योग करते। तो 7 वर्ष पूर्व कौन, आफताब कह रहा है, अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु इतनी हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में x है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, माना यहाँ पे लिख दें, वर्तमान में आफताब की आयु इतनी है, और वर्तमान में ही आफताब की पुत्री की आयु। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व, तो आफताब की x है वर्तमान में, तो पूर्व में घटाएंगे और बाद में जोड़ेंगे, और जो वर्ष कहेगा उसको उस रूप में लिख देंगे। 7 वर्ष पूर्व है तो 7 घटा देंगे। कह रहा है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था,
यानी उसकी पुत्री की आयु y है और कहने का मतलब पूर्व की बात चल रही है, 7 वर्ष पूर्व, तो इसमें भी पहले हम 7 घटाएंगे। ये मत कर देना कि आफताब में घटाएं पुत्री में न घटाएं। क्यों नहीं घटाएंगे? घटाना पड़ेगा। क्यों? अगर 7 वर्ष पूर्व वो है तो 7 वर्ष पूर्व उसकी भी बात होगी। तो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 गुना कर देंगे। इसको हल करें तो x माइनस 7 इक्वल मल्टीपल करेंगे 7y माइनस 7 सती 49। अब ये हमारे देखो x और y दो चर हुए, इनको एक तरफ ले आए तो x उधर ये प्लस का है तो माइनस का आ गया, उधर कितना है माइनस 49 और माइनस 7 उधर जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर कौन बड़ा है? माइनस प्लस को छोड़ देना, 49 7 में कौन बड़ा है? 49। तो 49 के आगे का चिन्ह लगाएंगे, 49 में 7 घटा दो या माइनस 49 में 7 जोड़ दो तो कितना बचेगा? 42। अथवा करके इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, माइनस 42 को इधर ले आओ तो प्लस हो जाता है, पक्षांतर किया गया है, पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं। तो इसमें आगे कह क्या रहा था कि इनकी स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप ये हो गया, ठीक है। आगे भी कंडीशन है, आप उसको इसके नीचे ही लिखते आएंगे जो हम साइड में लिख रहे हैं। कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पे आप प्रश्नानुसार लिखें तो इसको आप मान सकते हैं पहली स्थिति, ठीक है। और दूसरी स्थिति क्या बता रहा है? दूसरी स्थिति में ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं कौन? आफताब। तो 3 वर्ष बाद तो आफताब की आयु x मानी है, 3 वर्ष बाद तो बाद के लिए योग करेंगे और वर्ष कितना दिया है? 3। मैं तुमसे केवल, तो किससे? उसकी पुत्री की आयु y और 3 वर्ष बाद तो 3 जोड़ देंगे इसमें और 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा तो 3 से मल्टीपल कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो गया 3y प्लस 3 3 या 3 3 जा 3 तिया 9 हो जाएगा। सबको इधर ले आओ तो x माइनस 3y और प्लस का 3 है, माइनस का 9 आएगा तो इधर माइनस का 6 बराबर 0 बचेगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आफताब के लिए, और इसका हमने बीजगणितीय रूप तो व्यक्त कर लिया है। बीजगणितीय रूप तो हमारा प्राप्त हो गया है। आप इस स्टेप के बाद उसको इसके नीचे लिखेंगे और लिख देंगे बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप या समीकरण क्या प्राप्त हुआ? पहला प्राप्त हुआ x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0 और दूसरा क्या मिला? x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0, ये प्राप्त हुआ। अब इसको ग्राफ में हमको दिखाना है, तो ग्राफ के लिए हम प्यारे बच्चों देखते हैं। और जैसा कि ग्राफ वही चतुर्थांश की स्थिति हमको बताती है, तो दोनों समीकरण जो बीजगणितीय रूप प्राप्त हुए हैं इनको हम ले लेंगे। पहला है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0 और दूसरा है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये पहला, ये दूसरा रैखिक समीकरण। अब हम क्या करें कि x और y के ऐसे मान रखें कि 42 जोड़ने पर 0 आए और यहाँ पे x और y के मान ऐसे रखें कि 6 घटाने पर उसका मान 0 आए, ठीक है। तो ऐसे हमको बिंदु लेने हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर हम देखो, हम कोई भी चीज़ है तो कहते हैं ना कि 0 से शुरुआत करें। 0 से जब बात नहीं बनती है तो हम आगे फिर 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम 0 ले लें, तो हम इसको 2 रूप में बना लेते हैं। x और y, x और y, और किसके लिए हम देख रहे हैं? इसके लिए समीकरण x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0 के लिए,
ठीक है, तो अब देख रहे हैं हम कि इसके कुछ मान हम निकाल लें। अगर हम x का मान 0 रखें तो 7 y का मान 6 रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 से कोई मतलब नहीं। 7 छंग 42 -42 और +42 ये कट के 0 हो जाएगा। तो x का मान अगर हम 0 रखें तो y का मान हमको 6 रखना पड़ेगा। y का मान हमको 6 रखना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें तो अगर x का मान 1 रखें हम तो क्या स्थिति बन सकती है? 7 पना 35 हो जाएगा, 7 छंग 42 नहीं बनेगा ना। 2 रखें अगर यहाँ पे मान, x का मान 2 रख दें और यहाँ पे देखें कितना हो जाएगा, 7 पना 35 नहीं, 3 रखो अगर। इसी तरीके हमको बढ़ना है, 2 1 3 पॉइंट निकाल लेने हैं बिंदु के रूप में, तो कंडीशन देख पाएंगे हम कि क्या बन रही है उसकी स्थिति। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x का मान 6 ले लें और y का मान हम 7 सती 49, 49 में अगर 5 घटेगा, 49 में अगर 5 हम घटाएंगे तो 44 ही बचेगा। तो कुछ ऐसा ले लिए मान कि वो घट के हमारा 0 आ जाए। तो यहाँ पे माइनस में भी ले सकते हैं हम। 7 पना 35 करेंगे तो x का मान हमको -7 रखना पड़ेगा, उस कंडीशन को भी हम ले सकते हैं। तो जैसे हम x का मान -5 रख दें तो -5 हो जाएगा, और यहाँ पे हम कितना रखें, 7 पना 35 5 40 ही होगा, और यहाँ पे अगर रख दिया जाए मान -7, यहाँ पे मान रख दो -7 और y का मान रख दो -5, तो बात बन जाएगी। 7 पन्ना 35, लेकिन प्लस का रखना पड़ेगा यहाँ पे मान, प्लस माइनस माइनस होगा, और -35 -7 -42 कट जाएगा। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा कर लूँ। ठीक है, कुछ करके देख लिया जाए। इस बार y को अगर हम 0 रख दें, अगर y को 0 कर दें तो x का मान हमको 42 लेना पड़ेगा। बहुत बड़ी संख्या हो तो जाएगी, लेकिन रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, और जो 2-3 पॉइंट हमारे नज़दीक होंगे उन्हीं को हम ग्राफ में दिखा देंगे। उसके बाद और कोई मान ले लिया जाए अगर, तो कौन सा मान ले सकते हैं? x का मान अगर हम यहाँ पे 3 लें तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और x का मान वहाँ पे हमको -21 लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, y का मान अगर हम 3 लेते हैं तो x का मान हमको -21 लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 त्रिक 21 और -21 -21 -42 और +42 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं इसके लिए हमको बिंदु मिल पा रहे हैं 0, 6, -7, 5 और -42, 0 और -21, 3। इस समीकरण के लिए हम निकालें, आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको यहाँ पे लिख देना है x - 3y - 6 = 0 के लिए। फिर वैसे ही हम बनाएंगे x और y के मान, और 2-3 मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम x का मान 0 रख दें तो y का मान हमको -2 लेना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं -2 लेंगे। अगर हम y का मान 0 कर दें तो प्यारे बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, तो x का मान हम 6 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम x का मान 3 लें, x का मान अगर हम 3 लेते हैं तो y का मान हमको कितना लेना पड़ेगा, -1। क्यों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 6 और 6 में 6 घटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो इसी रूप में आगे और कोई भी अंक ले लें। अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं x का मान अगर हम 2 ले लें तो y हमारे लिए कितना होना चाहिए यहाँ पर,
3 तियाँ 9 में 2 जाएगा नहीं। आगे और कोई कंडीशन, x का मान 3 लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लें इनको, तो देखते हैं वो कंडीशन क्या बन सकती है, ठीक है। तो x माइनस 7y इसको उधर भेज दो और x माइनस का 3y इसको उधर भेजोगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। घटा लो, माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस से कट जाएगा। 7 और प्लस का 3 हो गया तो माइनस वाला बड़ा है, चिन्ह ले रहे हैं, 7 बड़ा है ना तो माइनस कर लेंगे। 7 में 3 जाएगा 4y बराबर, और ये प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा, माइनस 42 माइनस 6 माइनस का 48 हो जाएगा। 4 माइनस माइनस कटा और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो y का मान 12 आया, और y का मान 12 चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, तो x माइनस 3 इंटू 12 बराबर प्लस का 6। तो x बराबर प्लस का 6 उधर है, माइनस उधर प्लस का, बाहरते हैं 36, तो x का मान आ गया 42। तो एक मान ये भी बन सकता है बिंदु, x पहले लिखते हैं और y को हम बाद में लिखते हैं, 42 कामा 12 भी बन सकता है हमारा मान, ठीक है। कैसे, यहाँ पे हम मान रखेंगे, x का मान 42 और 12 संतुष्ट हो पा रहा है कि नहीं, तो रख के देखेंगे अगर, तो स्थिति क्या बन सकती है। यहाँ पे रखेंगे अगर हम x का मान 42 और इसको रखेंगे 12, बारते हैं 36, तो ये तो कट जाएगा हमारा। यहाँ पे अगर हम रखेंगे x का मान 42, तो 42 42 84 और 12 84, तो ये स्थिति संभव है हमारे लिए कि x का मान हमारा 42 और 12 ये भी हमारा बन सकता है, 42 12, और यहाँ भी बन सकती है स्थिति x का मान 42 और y का मान 12। तो अब इसको ग्राफ में दिखाना है, तो हम कंडीशन इधर वाली हम साफ किए देते हैं। तो वही चतुर्थांश बनाएंगे हम, ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ये हमारा ओरिजिन 0 या मूल बिंदु। अब यहीं पे हमको दर्शाना है, ठीक है। तो कोई भी पैमाना मान लें हम, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, या एक काम ये भी कर सकते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। तो उस रूप से अगर हम माने तो सबसे आसान हमारे लिए क्या होगा, सबसे आसान ये हो जाएगा कि हम 6 का मान लें, ठीक है। 6 को मान लें, 6 12 18 24 30 36 और ये मान लें हम 42, इस रूप में भी हम मान सकते हैं, ठीक है। और या अगर हम कंडीशन इसमें ये भी लगा लें कि अगर बड़ी वाली संख्याओं को हटाएं और केवल इनमें हम ध्यान दें, ये -7 था आपका, केवल छोटे मान अगर हम देख लें इनका मान, तो इनमें से अगर हम देखना चाहें तो अगर 1 2 3 ही मान लें तो इस रूप में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो गए मान इनके, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा लेते हैं, ये y डैश हो गया, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू रख दें, ये x है ये y है, तो x का मान 0 है, y का मान 6 है, तो पॉइंट ये हमारा मिला। और इसके आगे हम लिख सकते हैं 0,6, इसको कोई नाम दे दे, पॉइंट A है। -7,5, तो -7 और -5 ये वाला पॉइंट इसके सामने लाएंगे, तो ये हमारा पॉइंट बन गया -7,5, इसको पॉइंट B मानेंगे। उसी रूप में जो छोटे मान हैं उन्हीं को हम देख लेते हैं, 0, -2,
तो 0 कामा -2 हमारे लिए यही हो जाएगा। इसको लिख देंगे 0 कामा -2। x 0 होना चाहिए और y का मान -2। 6 कामा 0 तो x का मान 6 है और y का मान ये 0 ही है। ये हो गया हमारे लिए 6 कामा 0। ठीक है। 3 कामा -1 तो 3 ये हुआ और -1 ये हुआ, तो ये वाला पॉइंट हमारा 3 कामा -1 ये हो गया हमारा ई पॉइंट। तो देख पा रहे हैं कि हमारा जो 0 कामा 6 है और तो 0 कामा 6 और -7 कामा 5 ये वाले मान, तो इस रूप में 0 कामा 6 और -7 कामा 5 को हम मिला देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो मान हैं ये इसको संतुष्ट कर रहे हैं। और 0 कामा -2 क्योंकि ये 0 कामा -2 है आपका, और 6 कामा 0 ये वाला, और 3 कामा -1 ये, इनको हम मिला देंगे इस रूप में। तो ये कंडीशन बन रही है हमारे लिए, इनको ग्राफ में दिखाना था। ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसको हम देख लेंगे कि इसी रूप में है वो भी, लेकिन अब ज़्यादा लॉन्ग क्लास ना हो तो हम इस क्लास को यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। नाइट के इस समय आपके 2 बज रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमने क्या सीखा है। यहाँ पे हम सीखे हैं कि किस रूप में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है, उनकी कंडीशन शर्तें क्या होती हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये हमने जाना है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यही हम समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई चीज़ स्पष्ट ना हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसको हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।